नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत सुनी होगी, कौन रब होए हमें क्या हानि। और अक्सर ये कह के हमारे देश में अभी भी लोग इलेक्शन में वोट देने नहीं जाते हैं। साफ कहते हैं कि कोई कोई जीते कोई हारे, हमारा हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजा बदलने से जमीन तक की चीजें बदल जाती हैं, आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। और इसका एक उदाहरण हम इतिहास के एक कालखंड से देखेंगे कि कैसे राजा बदला तो पूरी व्यवस्था ही बदल गई। बदल क्या गई, बल्कि तहस नहस हो गई। देखिए, इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था जब मैंने बात की थी बक्सर के युद्ध की। और बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि कंपनी जो व्यापार करने आई थी, जैसे हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, अडानी की कंपनियां हैं, अंबानी की कंपनियां, जैसे रिलायंस कंपनी है, जैसे जियो जिसमें हमारे मोबाइल में सिम पड़ा हुआ है, वो सारी कंपनियां हैं। अब आप सोचिए, एक कंपनी जो भारत में आई थी व्यापार करने, उसने जीत लिया है यहाँ के राजा को। अब और उसमें एक को नहीं जीता है, बंगाल के नवाब को जीता है, अवध के नवाब को जीता है, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों लोगों की सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ी थी और उन तीनों सेनाओं को हरा दिया था। इसने कंपनी ने, जो व्यापार करने आई थी। बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती है, लेकिन खैर, जो भी कारण रहे हों, हरा तो दिया। बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ, कंपनी ने ये काम कर दिया। अब जब कंपनी जीत गई है, इतनी बड़ी सत्ता पे कंपनी को अधिकार हासिल हुआ है, तो बंगाल में तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बंगाल तो हमने जीत ही लिया है, लेकिन बिहार और अब मुगल सम्राट का शासन तो बहुत बड़े क्षेत्र में है, और अवध का, लखनऊ का भी क्षेत्र बड़ा है। तो कंपनी ने बिहार और ओडिशा वाला क्षेत्र भी अपने प्रभाव में ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी चाहती ना तो ये दिल्ली, बिहार और बंगाल पूरे क्षेत्र को अपने सीधे नियंत्रण में लेने का दुस्साहस कर सकती थी, लेकिन कितनी समझदारी से काम लिया। अगर तुरंत प्रत्यक्ष नियंत्रण करते तो क्या पता जनता विद्रोह करती, क्या पता जमींदार विद्रोह करते। और मुट्ठी भरी तो थे अंग्रेज, बहुत छोटा द्वीप है था भाई। ग्रेट ब्रिटेन कितना छोटा है, द्वीप समूह है एक, और वहां से कितनी दूर से आए थे भारत में, इतना बड़ा भारत। तो भारत वाले अगर इनके खिलाफ मिलकर लड़ते तो क्यों नहीं हरा देते, जाहिर सी बात है हरा देते। तो कंपनी ने क्या किया कि बंगाल पे तो ठीक है, बंगाल की तो दीवानी रही ही, लेकिन मुगल सम्राट से बिहार और ओडिशा की रॉबर्ट क्लाइव ने प्राप्त की है। किसकी दीवानी? बिहार और ओडिशा की दीवानी प्राप्त की है। ये दीवानी क्या होती है? दीवानी यह है कि राजा तुम बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें भू राजस्व, यानी जो लगान होता है। ये जो आमिर खान की फिल्म लगान में आपने देखा होगा ना, कैसे लगान वसूला जाता है क्रूरता पूर्वक। तो ये जो लगान है, बस वही हमें वसूलने दीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी आई है मुनाफा कमाने, और मुनाफा कमाते हैं लोग पैसे से, पैसे से पैसा बनाते हैं। तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है, शासन तुम चलाओ, हमारे नियंत्रण में है तो तुम आ ही गए हो, लेकिन दीवानी हमें दे दो, यानी लगान इकट्ठा करने का अधिकार ये हमें दे दो। और रॉबर्ट क्लाइव बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, इतने बड़े क्षेत्र पे अधिकार मिला है, इतना बड़ा गंगा यमुना का ये समृद्ध मैदान, उसकी दीवानी मिल चुकी है कंपनी को। अब इस दीवानी जब मिल गई ना, भू राजस्व वसूलने की जब आजादी मिल गई कंपनी ने, तो आप सोचिए, मुनाफा कमाने वाली उस कंपनी ने कितने खतरनाक तरीके से, कितनी क्रूरता से वो भू राजस्व वसूला। बहुत, एक तो भू राजस्व की दरें बहुत बढ़ा दी, और उसे बहुत कहते हैं ना, क्रूरता पूर्वक, निर्ममता से वसूला। और क्या किया? अब जब भू राजस्व वसूलने से कंपनी को सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा यह हुआ, देखिए, पहले जब कंपनी व्यापार करती थी तो आपको याद होगा कि अमेरिका का, वो सॉरी, इंग्लैंड का प्रभाव अमेरिका में भी था। अमेरिका में भी इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे, भारत में भी बनाए थे। तो अमेरिका से ये लोग सोना चांदी लाते थे, इंग्लैंड। और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी सोना चांदी खरीदती थी ताकि वो यहाँ यहाँ का व्यापार कैसे करें। यहाँ भी अगर यहाँ के कारीगरों से सामान खरीदना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, सस्ता खरीदना है तब भी तो कुछ तो कीमत होगी।
तो वो सोना चांदी लाते थे और वो यहाँ भारत में व्यापारियों को देते थे, उससे बदले उनके जो कपड़े थे या जो मसाले थे, जो भी चीजें उनको खरीदनी होती थी वो खरीदते थे और उसके फिर व्यापार से पैसा कमाते थे। अब क्या हुआ, अब तो सोना चांदी कुछ आयात ही नहीं करना है, सीधे भूरा जो जस वसूलो और सस्ता कपड़ा खरीदो, सस्ते मसाले खरीदो और बेचो और मुनाफा कमाओ। तो कंपनी को तो मजा आ गया। अब ये सब कंपनी करने लगी बंगाल में, तो देखिए बंगाल में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि बंगाल पे ही तो इन्होंने विशेष रूप से विजय हासिल की है। तो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा गई। कैसे चरमराई बंगाल की अर्थव्यवस्था, कि जो किसान थे उनकी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि उनको भू राजस्व बहुत ज्यादा देना पड़ा। और जो कारीगर थे, जो सामान बनाते थे, कपड़े बुनते थे, उनकी व्यवस्था, उनकी हालत कैसे खराब हुई कि अब देखिए कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। तो उनसे कंपनी दबाव बनाती और बहुत सस्ते दामों में उनका सामान खरीदती। अब सोचिए, भारत के ही गांव का पैसा भारत का लग रहा है और भारत का ही सामान खरीदा जा रहा है, और उसको बाहर बेच से उससे जो मुनाफा आ रहा है वो किसी तीसरे आदमी को जा रहा है। तो बंगाल की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी कि नहीं, अर्थव्यवस्था में कुछ बचेगा ही नहीं। अब ऐसा हो गया कि लोगों के पास लगान चुकाने के बाद और अपना सामान इतनी सस्ती दरों में बेचने के बाद इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो खेती में लगाएं, तो खेती करें और अपने खाने के लिए अन्न जुटा सकें। और इन सब कारणों से 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, यानी भूख से तड़प तड़प कर लोग मरने लगे। तो बंगाल की अर्थव्यवस्था को 1665 में इन्हें दीवानी मिली है ना, 1664 में बक्सर का युद्ध जीता, और 5 साल में, अभी 5 ही तो साल हुए हैं, इतना ज्यादा लूट मचाई है कि कहते हैं कि बंगाल के इस अकाल में 1/3 आबादी भूख से मर गई। अब आप कल्पना कीजिए किस स्तर की लूट खसोट हुई होगी। तो खैर, ये तो इन्होंने खेती किसानों को लूटा, लेकिन अभी इन्हें चैन नहीं है। अब ये इसमें ये सोचते हैं कि अगर ऐसे खेती ठप हो गई, कारीगर काम नहीं करने लगे, गांव छोड़ के भागने लगे, तो फिर हम मुनाफा कैसे कमाएंगे, हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, भू राजस्व आखिर देगा कौन। इसके लिए इन्होंने एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब निकाली, इन्होंने कहा चलो ठीक है, खेती बर्बाद हो गई है, बहुत ज्यादा भू राजस्व वसूला है, अब हम क्या करते हैं, स्थायी बंदोबस्त करते हैं। क्या करते हैं, और इसको बंगाल में लागू किया। क्यों, क्योंकि बंगाल में ही तो कंपनी का सबसे ज्यादा प्रभाव है अभी। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था, और इससे बहुत ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त ऐसा था कि जमींदारों से कहा गया कि ये जो जमीन है अब आपकी है, आपके जो क्षेत्र की जमीन है, मान लीजिए किसी क्षेत्र का जमींदार है, तो उससे कहा गया कि जमीन के मालिक कौन, आप हैं। आपका काम क्या है कि आप किसानों से भू राजस्व वसूलेंगे और कंपनी को देंगे। तो जमींदारों से ये बंदोबस्त किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया 1793 में कि अ, वो अब लगान वसूल के सरकार को देंगे। लेकिन इसमें समस्या क्या आई, इसमें समस्या ये आई कि लगान बहुत ज्यादा निर्धारित किया गया था। दूसरी शर्त इसकी ये थी कि अगर कोई जमींदार लगान वसूल के नहीं दे पाएगा तो उसकी जमींदारी चली जाएगी। तो बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी जाने लगी। तीसरी समस्या ये आई कि इसमें भू स्थायी बंदोबस्त था, यानी अब भू राजस्व को बढ़ा नहीं सकते थे। तो जब फसल की कीमतें बढ़ी तो कंपनी ने देखा कि अब जमींदारों को लाभ हो रहा है, लेकिन कंपनी भू राजस्व निर्धारित कर चुकी थी, वो बढ़ा ही नहीं सकती। तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा लाभ इन फ्यूचर नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि एक मुफ्त राशि इनको मिलने लगी थी ताकि अपना व्यापार चला सके। पर इस स्थायी बंदोबस्त में भी बहुत ज्यादा समस्याएं थी। यही वजह है कि इस स्थायी बंदोबस्त को केवल बंगाल में ही लागू किया गया, शेष भारत में इस वाली व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। ठीक है ना। अब इससे कुछ प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो वो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया, 1793 में। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जमींदारों के साथ। अब आपको क्या लगता है, जमींदारों से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, क्या इतने अच्छे थे कि चाहते थे कि जमींदार तुम लाभ ले लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जमींदारों से इन्होंने संबंध इसलिए बनाए ताकि अगर भारत की जनता विद्रोह करे तो जमींदार सरकार का साथ दे।
इसीलिए जमींदारों को उन्होंने थोड़ी छूट दी थी कि आप भी अपना मुनाफा अपने पास रखिए और हमें भी उसका बड़ा हिस्सा दीजिए। और ये हुआ भी। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अधिकतर, सभी ने तो नहीं लेकिन अधिकतर जमींदारों ने सरकार का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो खैर, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में हुआ, लेकिन इसके कुछ बहुत ज्यादा फायदे कंपनी को नहीं हुए। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे, अब क्योंकि पूरे भारत पे कंपनी ने कब्जा कर लिया, तो वो ग्रामीण क्षेत्र पे कैसे शासन करते हैं इस बात को हम समझ रहे हैं इस टॉपिक में। तो बंगाल में तो ये रहा कि स्थायी बंदोबस्त लागू रहा, लेकिन एक नई व्यवस्था देखिए। अब हमने बताया था ना कि मुगल बादशाह के साथ इनकी संधि हुई थी और इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम का प्रांत, इसमें उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र आता है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में एक नई व्यवस्था लागू की। क्यों? क्योंकि जमींदारी वाली व्यवस्था में बहुत समस्याएं थी, जैसा कि हमने देखा। यहाँ क्या लागू किया? उत्तर प्रदेश, उस समय का जो भारत था वो तो लगभग पूरा ही गांव में बसता था, शहरीकरण तो नाम मात्र को था। तो गांव में बसता था और सबसे समाज का जो सामूहिक इकाई थी वो गांव थी। क्या थी? गांव। अब इन गांव को ये महाल कहते थे, महल नहीं, महाल। और इस महाल में एक मुखिया हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि यहाँ जमींदार नहीं, इस मुखिया को, गांव का जो मुखिया है, इसको ये जिम्मेदार, गांव के मुखिया को इन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम वो राजस्व वसूलोगे और हमको दोगे। तो इस व्यवस्था को क्या गया? महालवारी व्यवस्था कहा गया। एक इसके साथ होता था महाल, यानी ग्राम समूह के साथ होता था। ये व्यवस्था किसने लागू की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। कब लागू की थी? 1822 में। तो महालवारी और जमींदारी में क्या अंतर, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जमींदारी जो थी या स्थायी बंदोबस्त जो था वो जमींदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन महलवारी जो था वो गांव के मुखिया या महाल के साथ था। अब इसको सामान्य भाषा में लंबरदार भी कहते हैं। तो कभी गांव में अभी भी कभी कभी जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनको लंबरदार कहा जाता है बाकायदा, यानी वो विरासत अभी भी चली आ रही है। तो खैर, उत्तर भारत का तो हाल ये था। ये वाला देखिए, ये जो इलाका है ये स्थायी बंदोबस्त है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको भी, यहाँ भी लाइनें खींची हैं। तो देखिए, ये बांग्लादेश है ना, शेख हसीना वाला। तो इस बांग्लादेश का तो निर्माण बाद में हुआ ना, बंगाल का विभाजन हुआ और भारत की आज़ादी के दौरान इसका निर्माण हुआ। नहीं, भारत की आज़ादी के दौरान तो ये पाकिस्तान था। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बाद में आज़ाद होके बांग्लादेश बना। तो उस समय जब अंग्रेजों ने इस पे शासन किया था तो बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसमें ये पूरा क्षेत्र शामिल था। ठीक है ना? यहाँ क्या किया गया? स्थायी बंदोबस्त। और यहाँ क्या किया गया? महलवारी। ये उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। लेकिन अब आप देखिए, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत भी तो जीता है, टीपू सुल्तान को हराया है, आंग्ल कर्नाटक वार। अब दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया? मराठों को हराया था। तो अब दक्षिण भारत का जब ग्रामीण क्षेत्र पे शासन करने की बारी आई तो ना तो इन्होंने महलवारी को अपनाया, ना ही स्थायी बंदोबस्त को। ऐसा क्यों हुआ? आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैप्टन मुनरो ने ये व्यवस्था लागू की थी। सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि ये रैयतवाड़ी, रैयत माने यहाँ पे किसान होता है, यानी यहाँ पे भू राजस्व की वसूली का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई मध्यस्थ नहीं है, सीधा कौन है? किसान है। ऐसा क्यों किया गया? इस बार किसानों के साथ इतनी ज्यादा मतलब रियायत क्यों की गई? तो देखिए, जब टीपू सुल्तान वाला इलाका यानी इन्होंने जीता अंग्रेजों ने, तो वहां पे अलेक्जेंडर रीड थे। उन्होंने उस इलाके में एक क्षेत्र में इस वाली व्यवस्था को लागू करके देखा, रैयतवाड़ी, यानी सीधे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद टॉमस मुनरो करके जो थे उन्होंने इसको पूरे दक्षिण भारत में लागू किया। अब देखिए, अब इसमें मध्यस्थ को क्यों नहीं रखा गया है? अब तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ लाभ किसानों को भी हो, मतलब जीने भर को लाभ हो जिससे वो सरवाइव कर लें। अगर मध्यस्थ होता है तो इनको बहुत दमन करता है इनका, और अगर कोई मध्यस्थ नहीं होगा तो हमें लाभ होगा, थोड़ा बहुत किसान भी जिंदा रह लेंगे, ताकि जो कच्ची फसलें हम उत्पादन कराते हैं जैसे कपास, नील,
गेहूं गन्ना, उसका हम इनसे उत्पादन करा लेंगे, हमें भी लाभ होगा, हमें तो लाभ होगा ही होगा, और ये भी हम जिंदा रहेंगे ताकि हमारे लिए फसलें उगा सकें और भू राजस्व हमें दे सकें। तो इस वाली व्यवस्था को क्या कहा गया, रैयतवाड़ी। अब ये कहा गया कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, सीधे किसानों से कॉन्टेक्ट किया गया, लेकिन ये व्यवस्था में इतना ज्यादा लगान निर्धारित किया गया था और इतनी कठोरता से वसूला गया कि गांव के गांव वीरान हो गए, लोग अपने गांव और खेती छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि कैसे कोई किसान खेती में, आज भी आप देखिए इतना मुनाफा कहाँ हो रहा है। इसी तरीके से छोटा और मध्यम वर्गीय किसान बस जिंदा रह पाता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाता है, अच्छा पोषण भी नहीं दे पाता है। तो उस समय तो स्थिति और ज्यादा खराब थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बहुत सफल नहीं रही और इसकी भी अपनी समस्याएं थी। तो अब देखिए, अभी इतना शोषण करने के बाद, ये सारी व्यवस्थाएं लागू करने के बाद भी कंपनी के लोगों को शांति नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें और ज्यादा मुनाफा कमाना है। मुनाफाखोरी ऐसी चीज ही होती है जो इंसान को शांति से बैठने नहीं देती। तो अब कंपनी ने क्या क्या किया, क्या तरकीब निकाली कि देखिए, ठीक बात है, भू राजस्व तो हम वसूल ही रहे हैं, लेकिन अब तक क्या हुआ है, अब तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति क्या थी कि पहले तो ये कंपनी के जो लोग थे वो भारत में निर्मित सामान या भारत में पैदा हुआ सामान भारतीयों से खरीदते थे, कपड़ा खरीदते थे भारतीयों से, मसाले खरीदते थे भारतीयों से। अब यहाँ से कच्चा सामान जाता है, जैसे कॉटन जाता है, पटसन जाता है, ठीक है, नील जाता है, कहाँ जाता है, इंग्लैंड, और वहां से बन के आता है रेडीमेड, है ना, मशीन निर्मित सामान अब भारत में बिक रहा है। तो अब जिन चीजों की इन्हें जरूरत है, कितना दिमाग लगाया, वो उत्पादन के लिए भारत के किसानों को तैयार किया। तैयार क्या किया, बल्कि मजबूर किया। तो क्या क्या उत्पादन कराया है, नील उत्पादन कराया। आपने भी शायद नील लगी हुई बनियान पहनी हो या अपने घर में किसी को पहनते हुए देखी हो। गेहूं का उत्पादन कराया, कपास का कराया, पटसन का कराया, गन्ना चाय का उत्पादन कराया। ये सारे उत्पादन कराते कैसे थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अनुबंध। अनुबंध कैसे किया कि देखिए, हम आपको इतना पैसा देंगे लागत लगाने के लिए, ठीक, और आप ये हमारे लिए उत्पादन कीजिए फसल का, फिर आपकी जो फसल होगी उसको हम खरीद भी लेंगे। तो पहले तो बेचारे भोले वाले किसान थे, भू राजस्व के बोझ से दबे थे, तो उनको लगता था कि हो सकता है कि इस तरीके की खेती में कुछ लाभ हो, और उन्हें लालच दिया जाता था। बाकायदा कंपनी के जो लोग थे वो उन भोले भाले किसानों का ब्रेन वॉश करते थे कि देखो तुमको बहुत मुनाफा होगा, तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे। तो किसान इनकी बातों में आ जाते थे। अब जब किसान इनकी बातों में आके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे या अंगूठा लगवा लेते थे, फिर इनका असली रूप सामने आता था। फिर ये किसानों पे दबाव बनाते थे, जबरदस्ती उनसे खेती करवाते थे, और उनके जो फसल होती थी उसको बहुत कम दामों में खरीदते थे। अब इस वाली समस्या से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई बंगाल में। कैसे खड़ी हो गई, बंगाल में देखिए नील की बहुत डिमांड थी, क्योंकि नील से खाली बनियान नहीं, नील नहीं लगती थी उस समय पे, नील से कपड़े की रंगाई होती थी और कलर्ड कपड़ा बनता था। तो जब नील की मांग बहुत बढ़ने लगी कपड़ा उद्योग के लिए। अब नील की मांग भारत से ही ज्यादा बढ़ रही थी कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में जो नील उत्पादन होता था उसकी क्वालिटी जो यूरोप का एक विशेष प्रकार का बोर्ड नामक वृक्ष का नीला रंग था उससे बेहतर था। तो यहाँ की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई। अब यहाँ तक कि यहाँ कंपनी के जो सरकारी अधिकारी थे, जो कंपनी में नौकरी करने वाले थे, उन्होंने नौकरी छोड़ छोड़ के नील की खेती करनी शुरू कर दी। बहुत सारे किसानों से कांटेक्ट करते और नील की खेती कराते और नील को बेच के लाभ कमाते। लेकिन धीरे धीरे यह हुआ कि नील के दाम गिरने लगे, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका के द्वीपों में भी और अमेरिकी क्षेत्र में भी नील की खेती शुरू हो गई, तो भारत से मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम होती है तो कीमत भी कम होने लगती है। अब बेचारे किसान पहले ही नील की खेती में कुछ नहीं बचा पा रहे थे, लेकिन जब मांग कम हुई तो किसानों को कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। उनकी जब लगभग नील उनको फ्री में बेचना पड़ रहा है। और नील की खेती से और क्या समस्या थी कि नील की खेती से
जो खेत था उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती थी, फिर उस खेत में गन्ना, धान, गेहूं जैसी फसलें उगती भी नहीं थी। तो किसान इस नील की खेती से तंग आ गए थे। जब तंग आ गए तो उन्होंने 1759 में नील विद्रोह किया, और ये बहुत ही फेमस विद्रोह है। नील विद्रोह जो बंगाल का हुआ, ये बहुत फेमस विद्रोह हुआ। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये किसान जो थे वो नील की खेती के जाल में फंस गए। आजकल तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो हम कंपनी के जाल में ना फंसते, तब भी किसान फंस गए क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कंपनियां कितनी शातिर होती हैं और कैसे ये हमारे दिमाग को, हमारी सोच को अपने ढंग से बदल के हमसे वही करवाती हैं जो ये चाहती हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी आपको। आजकल मैं जब अपने गांव जाती हूँ या तो मैं वहां भी देखती हूँ कि जब किसी के घर जाओ, मिलने जाओ, तो वो कोल्ड ड्रिंक या माजा या ऐसा कुछ पेश करता है, बिस्किट और नमकीन पेश करता है, जबकि इतनी भयानक गर्मी है। तो उसमें वो चाय तो पिलाता नहीं, वो सोचता है कि कुछ ठंडा पिलाया जाए। अब देखिए, पहले क्या होता था कि नींबू शरबत, दही शरबत, सत्तू शरबत, बहुत कुछ था जो पिलाया जाता था, ऐसा नहीं था। लेकिन अब एक ट्रेंड बन गया है, और ये ट्रेंड बनाया किसने है? ये बनाया है पूरा एक विज्ञापनों का जाल है, पूरा एक बॉलीवुड है, जिन्हें आप नायक कहते हैं, वो नायक पीते हुए दिखाए जाते हैं। हो सकता है वो कभी ना पीते हों, ठीक है। और इस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो लोग जो प्रतिष्ठित हैं, और प्रतिष्ठित लोग पीते हैं क्योंकि उनकी जेब में पैसा है। और इस तरीके से ये कंपनियां हमारी जेब से डाका डाल के ले जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, हमें अच्छा बल्कि फील गुड ही होता है हमको। तो आप सोचिए उस समय ये बेचारे किसान कैसे ना इन लोगों के कंट्रोल में आ जाते। उस समय तो शासन भी इन्हीं का था, आज कम से कम शासन तो हमारा है। तो कंपनियां अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और इनसे बहुत सजग रहने की जरूरत है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ ये किया, तो बाकी इतनी सारी आज कंपनियां हैं, उनके प्रति हमें समझदार रहना है, जाग के रहना है कि आखिर वो कर क्या रही हैं। ये बात ठीक है कि बहुत सी कंपनियां अच्छी सेवाएं दे रही हैं, अच्छे प्रोडक्ट उतार रही हैं, पर हाँ, मुनाफे के लिए कोई कंपनी किसी भी हद तक जा सकती है। ये उदाहरण, ये तथ्य पेश करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये नील विद्रोह यहाँ तो खैर सफल रहा बंगाल में, और बंगाल के जो किसान थे उनको इस विद्रोह के बाद नील की खेती से मुक्ति मिल गई। लेकिन देखिए कितने शातिर हैं ये अंग्रेज। जब बंगाल में नील विद्रोह हुआ और नील की खेती नहीं कर पाया, तो मान लीजिए ये वाला हिस्सा बंगाल है, ठीक, ये तो थोड़ा आगे बढ़ गए बिहार। ये बंगाल से आगे इधर पश्चिम में बिहार है, तो बिहार में नील की खेती करने लगे। अब बिहार के किसान परेशान है बेचारे, कैसे मुक्त हो इस नील की खेती से। 1917 तक, जब तक गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण नहीं हुआ, तब तक बेचारे ये बिहार के किसान नील की खेती करने को अभिशप्त रहे। 1917 में दरअसल लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जब गांधी जी भाग ले रहे थे, तो बिहार के राजकुमार शुक्ला जी ने कहा कि सर, बंगाल में तो किसान मुक्त हो गए, लेकिन हमारे बिहार के किसान अब भी तिनकटिया प्रथा के तहत नील की खेती करने को विवश हैं, आप जरा वहां जाके उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। तो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे गांधी जी चंपारण गए, और तब जाके चंपारण सत्याग्रह के बाद इन बिहार के किसानों को भी इस नील की खेती से मुक्ति मिली, और तब जाके ये नील का जो हिस्ट्री था भारत में वो खत्म हुआ। तो खैर आज इतना ही। आज के इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पे अपना फैलाव किया, भारत के ही लोगों का प्रयोग करके, जमींदारों का प्रयोग किया, गांव के मुखिया का प्रयोग किया, और यहीं के लोगों के माध्यम से यहीं के संसाधनों को लूटा, और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को इतना पंगु, इतना कमजोर बना दिया गया कि हमारे देश में भूख, गरीबी और अकाल एक बिल्कुल सामान्य बात बन गए। तो खैर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।